स्वागत है दोस्तों, आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है रिचा। आज से हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो इसलिए इसे मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो मैं इसे अपलोड कर दूंगी। बट कल से हम इसे लाइव कर लिया करेंगे। टाइमिंग आप लोग मुझे मैसेजेस कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जो भी टाइम मुझे सुटेबल लगता है उसमें से, तो हम उसी टाइम को रख लेंगे अपने मेडिवल हिस्ट्री के लिए। वैसे मुझे 11 AM का टाइम जो है वो बेस्ट लगता है, या फिर हम इवनिंग में भी रख सकते हैं, जैसी आप लोगों की मर्जी। तो आप बता दीजिएगा। पूरी मेडिवल हिस्ट्री में कंप्लीट करवा दूंगी एंड कुछ ही दिनों में 5 to 6 डेज के अंदर अंदर हम आर्ट एंड कल्चर भी स्टार्ट कर लेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर से आप लोगों को पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में सोर्सेस, आज हम ओनली सोर्सेस देखने वाले हैं कि आखिर जब हम मेडिवल हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हमें कहाँ कहाँ से इसके सोर्सेस मिलते हैं। वैसे जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री की हमें ज्यादा सोर्सेस नहीं मिलते हैं, बट मेडिवल हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री के कंपेयर में मेडिवल हिस्ट्री के सोर्सेज जो है वो बहुत सारे मिलते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ वगैरह जो है इनकी कोई कमी नहीं है। कोई भी जो सोर्सेस है उनकी बिल्कुल भी कमी नहीं है। जैसे इतिहास लेखन में अगर हम बात करें तो मुस्लिम सुल्तान उलेमा लोग जो थे, मेडिवल हिस्ट्री में ज्यादातर जो टाइम पीरियड रहा है वो मुस्लिम टाइम पीरियड रहा है। तो जो सुल्तान वगैरह थे वो लोग काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाते थे। साथ ही में विदेशी यात्री आए। विदेशी यात्री कौन कौन से आए अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने भी काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, इसीलिए हमारे पास सोर्सेज की ना कोई कमी नहीं है मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए। बट दिक्कत ये है कि मेडिवल हिस्ट्री में यूपीएससी में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, तो हम इसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे आप याद रखिएगा, बुक आपको कोई भी नहीं रीड करनी है मेडिवल हिस्ट्री के लिए, बिकॉज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको क्या रीड करना है, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, आपको लगता है बहुत अच्छे से, तो आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी रीड करनी है। उसके लिए मेडिवल के लिए कौन सी वाली, सेकंड वाला। फर्स्ट जो पोर्शन है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, सेकंड में मेडिवल का पार्ट है एंड थर्ड में मॉडर्न का पार्ट है। तो आपको सेकंड वाली जो बुक है वो एनसीईआरटी जो है वो रीड कर लेनी है। यहाँ पे याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको कहे कि एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है तो बेसिक एनसीईआरटी आप पढ़िए, नहीं पढ़िए, लेकिन 12th क्लास की एनसीईआरटी मेडिवल हिस्ट्री के लिए ये वाली नहीं छोड़नी है। मेंस का पोर्शन भी आपका कवर करेगा, साथ में पीटी का पोर्शन कवर करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं और काफी इजी आते हैं। तो जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं और तो उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इजी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कर सकें। तो चलिए साहित्यिक साक्ष्य देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक साक्ष्य। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने के हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य कौन कौन से हैं, तो फारसी और अरबी साहित्य देखते हैं। ये जो हम ये सोर्सेज देख रहे हैं ये सल्तनत कालीन सोर्सेज देख रहे हैं। जब हम मुगल पीरियड पढ़ेंगे तो मुगल काल के सोर्सेस हम अलग से डिस्कस कर लेंगे कि मुगल काल में कौन कौन से सोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला मिलता है फारसी तथा अरबी साहित्य। फारसी तथा अरबी साहित्य कल से हम इसे नोट्स के थ्रू पढ़ लेंगे, ऐसे लिख लिख के नहीं पढ़ेंगे, नोट्स के थ्रू पढ़ लेंगे। सेशन जो है वो लाइव लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको नोट्स हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड। अगर ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। फारसी और अरबी साहित्य की अगर बात करें हम, तो तुर्की और अफगान शासक जो थे वो मेनली ऐसा माना जाता है कि उनका जो स्वरूप था वो सैनिकों का स्वरूप था, बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं थे। अब जो सैनिक वर्ग है वो बहुत ज्यादा उस टाइम का शिक्षित वर्ग नहीं हुआ करता था उसके हाथ में। वैसे अगर उस टाइम की बात करें तो जो मेन कुछ शासक उलेमा वर्ग जो थे वो शिक्षित होते थे, लेकिन फिर भी ये जो थे वो इतना ज्यादा शिक्षित नहीं थे। लेकिन उसके अलावा इन्होंने इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो करते थे, उसकी कलाओं को इन्होंने प्रोत्साहन किया। तो जो भी इस्लाम धर्म के सुल्तान हुए उनके टाइम पीरियड में हम मानते हैं कि वो इतने ज्यादा एजुकेटेड तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके टाइम पीरियड में फारसी लेखक विद्वान कवि जो हैं
वो रहते थे और उन्होंने काफी सारी बुक्स वगैरह लिखी हैं। कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं वो हम बुक्स देख लेते हैं। बुक्स और उनके लेखक इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस में फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन यूपीएससी में भी कभी कभी यहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बहुत ज्यादा बुक्स नहीं होंगी, थोड़ी बहुत ही हैं। तारीख उल हिंद, इनके आपको राइटर वगैरह याद रखने हैं। तो तारीख उल हिंद के जो राइटर थे वो थे अलबरूनी। अभी अलबरूनी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन थे ये अलबरूनी। इस पुस्तक की रचना जो है तारीख उल हिंद की रचना अलबरूनी के द्वारा की गई थी। अलबरूनी कब भारत आए थे? अलबरूनी भारत आए थे महमूद गजनवी के आक्रमण के टाइम में। महमूद अलबरूनी जो थे ये अरबी और फारसी भाषा को बहुत अच्छे से जानते थे। अब इन्होंने अपनी बुक में क्या किया है, जो तारीख उल हिंद है, इस बुक में उन्होंने 11वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, जो 11वीं शताब्दी का जब प्रारंभ होता है तो उसमें हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्म जितना, देखिए उन्होंने सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानियां या जो उनके दिमाग में आए वो नहीं उन्होंने लिखा है। उन्होंने जब उस समाज में वो रहे, उन्होंने देखा कि क्या कुरीतियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, तो पूरी 11वीं शताब्दी की उन्होंने ये कहानियां लिखी हैं। तारीख उल हिंद को एक और नाम से भी जाना जाता है इस बुक को, वो है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, इनके नोट्स कोशिश करिएगा कि ये फर्स्ट उसके बना लीजिएगा, बाकी और तो सारे नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एक बार आप रीड कर लेंगे उन नोट्स को और 12th क्लास की सेकंड एनसीईआरटी को, उतने में आपका काम हो जाएगा। मेडिवल हिस्ट्री के लिए कोई बुक रीड नहीं करनी है, स्टैंडर्ड बुक रीड ही नहीं करनी है। अब आती है चचनामा। चचनामा ये जो है ये अरबी पुस्तक है, इसे अरबी में लिखा गया है। अब इसे किसके द्वारा लिखा गया है? इसे लिखा गया है अली बिन अबूबकर कुफी ने। नसीरुद्दीन कुवाचा एक के समय में इन्होंने क्या किया था, ये बुक जो थी ये अरबी में लिखी गई थी, लेकिन चचनामा जो है वो इसका किसमें अनुवाद करते हैं? फारसी में। चचनामा जो थी ये बुक थी तो ये अरबी में मेनली लिखी गई थी, लेकिन इसका अनुवाद जो है वो फारसी में किया गया था। तो मेनली ये ओरिजिनल चचनामा जो थी ये अरबी में थी, लेकिन अनुवाद इसका फारसी में किया गया। और फारसी में अनुवाद इसका किसने किया था? मोहम्मद अली बिन अबूबकर कुफी। किसके टाइम पीरियड में? नसीरुद्दीन कुवाचा के टाइम पीरियड में। ठीक है, इसमें मेनली जो है चचनामा में, चचनामा आपको क्यों याद रखनी है? चचनामा में हम जब देखते हैं तो हमें अरबों की सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है कि जो अरब लोग आए तो उनकी जो उन्होंने जब सिंध को विजय किया तो यहाँ से हमें सिंध की विजय की। तो कभी कभी इस टाइप से स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया जाता है कि सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत कौन से आए? तो चचनामा है, अरबों की, याद रखिएगा, अरब जब आए थे तो अरबों की उसका है। अब नेक्स्ट पुस्तक आती है ताज उल मासिर। आज की क्लास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की है, कल हम कॉन्सेप्ट से पूरा स्टार्ट करेंगे, कल से लाइव स्टार्ट करेंगे, सभी लोगों को ज्वाइन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ताज उल मासिर, इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? हसन निजामी के द्वारा की गई थी। हसन निजामी, इसकी रचना हसन निजामी के द्वारा की गई थी। इस पुस्तक में जो 1192 से 1228 ईस्वी तक की कहानियों की यानी घटनाओं का चित्रण किया गया है। जो भी भारत में घटनाएं घटी, चाहे वो कोई राजनीतिक घटना रही हो, सामाजिक घटना रही हो या फिर धार्मिक घटनाएं, इस टाइम पीरियड से 1192 से 1222 ईस्वी का जो टाइम पीरियड रहा है उसमें जितने भी फेजेस रहे हैं उन सभी को बहुत ही बारीकी से इसमें डिस्कस किया गया है। ये जो पुस्तक अगेन अरबी और फारसी दोनों में लिखी गई है। जो ताज उल मासिर पुस्तक है ये अरबी फारसी दोनों में लिखी गई है। नेक्स्ट पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही,
अब ये तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी। जियाउद्दीन बर्नी जो था ये तुगलक वंश के शासक जो रहे हैं उन्हीं का समकालीन माना जाता है, यानी उन्हीं के पैरेलल में माना जाता है। अब तारीख ए फिरोजशाही लिखने का मोटिव क्या था? आखिर ये तारीख ए फिरोजशाही जो बुक है ये हमें किसके बारे में बताती है? तो ये जो है तारीख ए फिरोजशाही ये बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासन काल के जितने भी राजा रहे, उनके टाइम पीरियड में जितनी भी कहानियां जो भी घटित हुई हैं वो सब तारीख ए फिरोजशाही में बताया गया है। इसके राइटर आपको याद रखना है जियाउद्दीन बर्नी। इसके जो लेखक हैं वो है जियाउद्दीन बर्नी। अब बर्नी जो थे ये बर्नी में मेनली जो जियाउद्दीन बर्नी था वो राजस्व अधिकारी का कार्य किया करता था, लेकिन उसने अपनी पुस्तक में राजस्व की जो स्थिति रही तुगलक वंश में वो तो उसने बताया ही बताया, लेकिन इस काल में जितने भी संत वगैरह रहे, दार्शनिक रहे, इतिहासकार, कवि, चिकित्सक, उनका भी इसने उनके बारे में भी इसने जियाउद्दीन बर्नी ने बहुत अच्छे से लिखा है। ठीक है, साथ ही में ऐसा माना जाता है कि ये जो पुस्तक जो है ये धार्मिक पक्षपात करती है, लेकिन फिर भी लोग जो उस टाइम के इतिहासकार रहे उनका मानना ये है कि ठीक है, ये मान लेते हैं एक पल के लिए कि ये पुस्तक जो है ये धार्मिक पक्षपात करती है, लेकिन फिर भी इस बुक से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस मिलते हैं, इसलिए इस बुक को क्या है बहुत एक इंपॉर्टेंट बुक या इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में माना गया है। नेक्स्ट आता है फुतुहात ए फिरोजशाही। बुक्स के नेम जो है वो बड़े अजीब लग रहे होंगे आप लोगों को, बट परेशान नहीं होना, मेडिवल हिस्ट्री में थोड़े से नाम जो हैं वो ऐसे ही मिलते हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स आप लोग सोचते हैं कि ये जो मेडिवल हिस्ट्री या जो हिस्ट्री ऑप्शनल है वो बहुत बोरिंग है बिकॉज वहां पे डेट्स हैं। तो यकीन मानिए डेट्स वगैरह जो है वो यूपीएससी में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, याद नहीं रखना होता है। तो हिस्ट्री को बोरिंग नहीं समझा करिए, एक साइंस या फिर एक कॉन्सेप्ट की तरह लेके चलिए। हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी बिकॉज उसमें आपको डेट्स जो है वो याद ही नहीं करना है, आप लोग डेट्स याद करने लगते हैं और इसलिए आपको हिस्ट्री जो है वो बोरिंग लगने लगती है। अब फिरोज शाह तुगलक के शासन के बारे में फुतुहात फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया गया है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अधिकारों जो भी है उसमें वर्णन किया गया है। साथ ही में कहा जाता है, इस विषय में ये कहा जाता है कि इसे खुद स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। तो फुतुहात ये फिरोजशाही जो है इसमें थोड़ा सा मतभेद है कि किसने के द्वारा लिखा गया है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आता है कि फुतुहात ए फिरोजशाही जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको आंसर टिक करना है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इन्होंने अपने ही राज्य वगैरह के बारे में ही बताया है फिरोज शाह तुगलक। इतनी कहानी है इनकी। नेक्स्ट आते हैं जैनुल अखबार। जैनुल अखबार, अभी जैनुल अखबार इस पुस्तक के जो जैनुल अखबार के लेखक है वो थे अबी सैयद। इसमें ईरान के इतिहास का वर्णन किया गया है। साथ ही में इसी पुस्तक से महमूद गजनवी के जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इसमें याद रखिएगा कहाँ का वर्णन किया गया है, ईरान का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में, ईरान का वर्णन। नेक्स्ट आती है बुक तबकात ए नासिरी। अब तबकात ए नासिरी इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाज ए सिराज। याद रखिएगा इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है मिनहाज उस सिराज। इन्होंने मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर 1259 से 60 ईस्वी तक का इन्होंने वर्णन किया है। तो मोहम्मद गौरी की जब विजय हुई उससे लेकर 59 से 60 ईस्वी तक।
ठीक है। तो इस बुक में भी काफी सारे मतभेद इतिहासकार बताते हैं, कुछ घटनाएं जो ऐसी बताई गई हैं कि इन्हें सही रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी लोगों ने इस पुस्तक की काफी ज्यादा प्रशंसाएं की हैं। और एक इतिहासकार है फरिश्ता, वो फरिश्ता जो है वो इस पुस्तक को काफी उच्च कोटि का मानते हैं, उसे निम्न कोटि का नहीं मानते हैं। उनका मानना यह है कि इस पुस्तक में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही है। नेक्स्ट पुस्तक आती है तारीख ए मसूदी। तारीख ए मसूदी जो है ये एक अरबी भाषा की किताब है। इसके जो लेखक है वो है अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहकी। इस पुस्तक के बारे में दरबारी षड्यंत्र वगैरह, देखिए आज के टाइम पीरियड में सिर्फ षड्यंत्र वगैरह या करप्शन जो है वो आज के टाइम पीरियड से नहीं चला आ रहा है, ये काफी पुराने टाइम पीरियड से चला आ रहा है। और अगर इसका हम बेस्ट एग्जांपल देखें, जो हमारे षड्यंत्र की हमें जो एक्चुअल कहानियां जो दिखाई जाती हैं वो हमारे सीरियल्स में दिखाई जाती हैं। सीरियल्स में ये षड्यंत्र के बेसिस पे आप मान के चलिए एक ही स्टोरी जो है वो 15-15, 20-20 दिन तक खींच दी जाती है। उसमें खींचते जाएंगे, कभी सास षड्यंत्र कर रही है, कभी बहू षड्यंत्र कर रही है। तो सेम वैसे ये जो पुस्तक है उसमें दरबार के षड्यंत्र के बारे में दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग जो है वो आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करते हैं, कभी राजा के प्रति षड्यंत्र। तो अलग अलग जैसे जो दरबार में लोग षड्यंत्र करते हैं वो इस पुस्तक में दिखाई गई। काफी दिलचस्प बुक है ये। नेक्स्ट आती है किताब उल रिहला। अभी जो किताब उल रहला बुक है इसे किसके द्वारा लिखा गया था? इब्न बबूता। इब्न बबूता का नेम आप लोगों ने सुना ही होगा। इनका नेम जो है वो यूपीएससी के प्रिपरेशन करने जो भी आता है वो लगभग हर किसी ने सुन ही रखा होता है। इब्न बबूता का, अल बरूनी का, ये कुछ ऐसे नेम हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं और इनको कह सकते हैं कि पहचान के मोहताज नहीं है ये नाम। अब कुछ हिंदी, संस्कृत और स्थानीय भाषाओं पर भी साहित्य लिखे गए। ये तो हमने कुछ अलग अलग जो यात्री आए उनके द्वारा साहित्य देखे और जो राज्य में रहे या कुछ राजाओं के द्वारा साहित्य। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पीरियड में हिंदी या संस्कृत या फिर स्थानीय भाषाओं में साहित्य नहीं लिखे गए थे, बिल्कुल लिखे गए थे। जैसे सल्तनत के टाइम पीरियड में हमें बहुत सारी जानकारियां जो है वो हिंदी साहित्य, संस्कृत से या फिर स्थानीय भाषाओं से भी मिलती हैं। अब जैसे इसी काल में रामानुज की ब्रह्म सूत्रों की टीकाएं मिलती हैं, जयदेव ने गीत गोविंद लिखा, प्रसन्न राघव नाटक की रचना मिलती हैं। तो बहुत सारे साहित्य जो है वो इस टाइम पीरियड के भी हमें मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं मिलते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं कि नयन चंद्र सूरी के द्वारा रचित जो हमीर महाकाव्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैं लिख देती हूँ। नयन चंद्र सूरी के द्वारा रचित जो था हमीर महाकाव्य, इसमें रणथंभौर के राणा हमीर की जानकारी मिलती है। साथ ही में इसी काल में मैथिली, बांग्ला, राजस्थानी और मराठी भाषाओं में भी बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो लिखी गई हैं। तो यहां से हमें अब मेन जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य आ जाते हैं वो आ जाते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है विदेशी यात्रियों के विवरण, इसे देख लेते हैं, फिर अपनी क्लास को आज यहीं समाप्त करेंगे और कल आपसे लाइव सेशन में मिलेंगे। लाइव सेशन का टाइम जो है वो आप लोग जरूर मैसेज कर दीजिएगा, वरना अगर आप लोग मैसेज नहीं करते हैं तो फिर हमारा टाइम जो होगा वो 11 AM का होगा। और अगर सभी को आप लोगों को 11 AM का टाइम बेस्ट लगता है तो हम उसी टाइम पे अपनी क्लासेस रख लेंगे। फिर अगर चेंजेस वगैरह कुछ होंगे तो टाइम टू टाइम करते रहेंगे। हमारी क्लासेस है, आराम से हम कर सकते हैं किसी भी टाइम जिसमें आप लोग कंफर्ट हो, आप लोगों का कंफर्ट ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं अल बरूनी। अल बरूनी जी के बारे में अभी हमने थोड़ी सी चर्चा की। अल बरूनी ख्वारिज्म, इनका पूरा नाम अल बरूनी ख्वारिज्म था। सॉरी, अल बरूनी जो थे ये ख्वारिज्म से भारत आए थे, इनका नेम नहीं था, ख्वारिज्म प्लेस है। तो अल बरूनी जो थे वो ख्वारिज्म से भारत आए थे। फारसी और अरबी लैंग्वेज, इन्हें 2 लैंग्वेजेस आती थी, फारसी और अरबी। सबसे ज्यादा ये फारसी और अरबी के ज्ञाता थे, लेकिन फिर जब ये इंडिया आते हैं तो इन्होंने संस्कृत, हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन का भी
इन्होंने अध्ययन किया और काफी सारा ज्ञान अर्जित किया, और जब वो ज्ञान अर्जित किया तो उस बारे में, इंडिया के बारे में भी इन्होंने काफी सारी पुस्तकें लिखी। जब हम मेडिवल हिस्ट्री देखते हैं तो हमें बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो हम इनके अलबरूनी के लेते हैं। अब जैसे आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरा एक चैप्टर है जो अलबरूनी, इब्न बतूता, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया। और साथ ही में हम समरी तो पढ़ा ही रहे हैं हिस्ट्री की, तो धीरे धीरे मैं समरी भी पूरी कंप्लीट करवा दूंगी, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना। अब आ जाते हैं इब्न बतूता पे। अब ये जो इब्न बतूता थे ये मोरक्को अफ्रीका से आए हुए थे। अब मोरक्को अफ्रीका से कब भारत आते हैं? 1333 ईस्वी में। अब ये 8 वर्ष तक भारत जब रहते हैं तो इन्होंने बहुत सारे स्थलों की यात्राएं की, बहुत सारी जगह विजिट किया, यहाँ के खान पीन के बारे में समझा, रहन सहन, धर्म, परंपराएं, लोग जो है किस तरीके से रहते हैं। जब इन्होंने 8 साल तक इंडिया भ्रमण किया, यहाँ के बारे में पूरा समझा, तो फिर इन्होंने अपनी बहुत सारी अपनी बातें जो थी, अपना एक्सपीरियंस जो है वो लोगों के साथ शेयर किया, पुस्तकें लिखी। इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में काम किया करते थे, जिस कारण से हमें ये देखने को मिलता है कि अब ये दरबारी जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के, तो इन्हें दरबारी राजनीति जो था उनका भी इन्हें एक व्यवहारिक ज्ञान हो चुका था, बहुत अच्छे से इन्हें एक ज्ञान हो चुका था। इब्न बतूता के बारे में कहा जाता है कि इब्न बतूता जो थे ये प्रकृति प्रेमी थे, इन्हें प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम था, जिस कारण से हम देखते हैं कि जितनी भी इन्होंने यात्राएं वगैरह की हैं उसमें इन्होंने यात्राओं का विवरण, पशु पक्षियों का या फिर वहां की वनस्पतियों का बहुत ही एक सौंदर्यपूर्ण यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है। साथ ही में अपने ग्रंथों में इन्होंने इनका सबसे फेमस जो बतूता का जो मेन ग्रंथ है वो है किताब उल रिहला, जिसके बारे में इन्होंने भारत के बारे में मेन जो जानकारियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो ये यहाँ पे आप याद रखिएगा, इनका जो मेन ग्रंथ है, लिख भी देती हूं मैं, किताब उल रिहला। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्को पोलो। अब ये मार्को पोलो साहब कौन थे? मार्को पोलो जो थे ये 13वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था? 13वीं शताब्दी में। इसने दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का बहुत अच्छी तरीके से चित्रण किया है। साथ ही में ये वेनिस का निवासी था जो पांड्य राजा के दरबार में आया था। मार्को पोलो जो था ये दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का चित्रण करता है। साथ ही में कहां का निवासी था? वेनिस का निवासी था। मार्को पोलो ने मध्यकालीन यात्रियों को का क्या कहा जाता है? राजकुमार कहा जाता है। याद रखिएगा, मार्को पोलो को क्या कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। तो क्वेश्चन ये आए कि अगर मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। अभी इस टाइप से मैं छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों बता देती हूँ, क्योंकि हमारे स्टेट पीसीएस के ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ये स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं और आप लोग बिल्कुल घूम जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो थे ये माना जाता है कि 442 या 443 ईस्वी में भारत आए थे। अब इन्होंने देवराज द्वितीय के शासनकाल में तैमूर राजवंश के शासक थे शाहरुख, उनके राजदूत के रूप में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। और जब इन्होंने अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया तो इनके जो भी एक्सपीरियंस रहे, वहां की विजयनगर की आर्थिक जीवन लोगों का कैसा है, सामाजिक जीवन कैसा है, उसका इन्होंने बहुत ही बखूबी वर्णन किया है। उसके बाद आते हैं डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस जो था ये एक पुर्तगाली यात्री था।
दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे कृष्णदेव राय, उन्हीं के शासनकाल में इसने हम्पी के जितने भी हम्पी के इन्होंने ऐतिहासिक वर्णन जो है वो पूरा इसने ऐतिहासिक वर्णन दिया है। तो डोमिंगो पायस को मेनली क्यों जाना जाता है, इसके दो रीजन है। ये एक पुर्तगाली यात्री था, दूसरा कि इसने हम्पी का पूरा जितना भी ऐतिहासिक वर्णन है वो इसने पूरा बताया है। साथ ही में कुछ हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी इस टाइम पीरियड के देखने को मिलते हैं पुरातात्विक स्रोतों से, जैसे वहां के शासनकाल जो थे उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, बहुत सारे स्तंभ बनवाए, मस्जिदों का निर्माण करवाया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो मेहरौली दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, और इमारतें कुछ इंडो इस्लामिक वास्तुकला, इन्हीं सब का भी निर्माण करवाया। साथ ही में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 199 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में कुतुब के जो परिसर था उसमें कुतुब मीनार बनवाना स्टार्ट किया था। साथ में कुछ और इंफॉर्मेशन और जितने भी अपडेट्स जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो हम कल से पूरा इस्लाम धर्म के उदय से और जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वहां से स्टार्ट करेंगे। ये मेडिवल हिस्ट्री के सोर्सेस थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।